तो बहुत सारे बच्चों को कहीं ना कहीं कंसर्निंग पॉइंट रहता है, सर हमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाए और हमें पता चल जाए कि एग्जाम में क्या आने वाला है जिससे हम और अच्छा पढ़ ले और मजेदार हो जाए। इसका मतलब ये तो आप याद ही कर लो कि आप लोगों को हर एक सेट पेपर में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। आप लोगों को एग्जामिनर जो देता है क्वेश्चन, ठीक है ना भाई, एग्जामिनर क्वेश्चन देता है, सही बात है, लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन देगा कहां? सिलेबस के अंदर से। और अगर हमें सिलेबस के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हो तो क्या देगा? हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद करते सारे लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और एग्जाम के प्रति आप सारे के सारे बहुत अच्छे तरीके से, पूरी तरीके से कंप्लीटली तैयार हो। लेकिन आप लोगों को बहुत एक ज्यादा डिमांड रहती है, सर हमारे पास जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वो कौन कौन से ऐसे हैं जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वो कौन से क्वेश्चंस होंगे जो आप लोगों को 2026 में भी देखने को मिलने वाले हो। तो बहुत सारे बच्चों को कहीं ना कहीं कंसर्निंग पॉइंट रहता है, सर हमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाए और हमें पता चल जाए कि एग्जाम में क्या आने वाला है जिससे हम और अच्छा पढ़ ले और मजेदार हो जाए। जैसे आप देख रहे होंगे कक्षा 12 यानी क्लास 12 के लिए हम 2026 में आने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस पर डिस्कस करने वाले हैं, वो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हर बार पूछे जाते हैं। एग्जामिनर की जो धारणा होती है, एग्जामिनर का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आज हम उसको भी जानने की कोशिश करेंगे और आप भी देखोगे कि वो हर साल पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सर अगर हम पहली बार देखें तो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होंगे आपके सामने। सर पहला, अगर हम देखते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है, इससे राउल्ट का नियम बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हमने 22 और 2024 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं बस इतना, कई बार पूछा जाने वाला है। इसका मतलब ये तो आप याद ही कर लो कि आप लोगों को हर एक सेट पेपर में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, हमारे पास आता है वाष्प यानी कि पराशर दाब, ओस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। वाष्प दाब को परिभाषित कीजिए। वाष्प दाब और विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का जो मोलर द्रव्यमान होता है उनके बीच में रिलेशन भी पूछ लेता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। 22, 23, 24, 25, 26, 27 लगातार पूछे जाने वाले हैं, इसलिए आप इसको भी याद कर लो। सर ये कौन सा क्वेश्चन है, क्या है? सर आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट चालकत्व को परिभाषित कीजिए तथा चालकत्व एवं प्रतिरोध में संबंध में बताइए। बेटा 19, 23, 24 लगातार आप लोगों को पूछा गया है, यह भी हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आगे देखते हैं, हमारे पास है विशिष्ट चालकता के तात्पर्य क्या है, इसका मात्रक बताइए। बेटा देख लो 14, 17, 19, 22, 24 यानी कि मोस्ट ऑफ द ईयरली में हर बार पूछा गया। विद इन 2025 में भी आप लोगों को उतना ही देखना है जितना आपका सब्जेक्टिव हर बार मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है ना। कुछ जरूरी नहीं है ईयरली जो हमने डाल दिए हैं वो एकदम फिक्स है, फिक्स तो है ही है और 25 में भी आए हुए हैं, लेकिन जितना ईयरली डाल दिया गया इससे ये कंफर्म हो जाता है एग्जामिनर इनसे तो बहुत ज्यादा सोचता है। आगे आते हैं, हमारे पास है कोलराउस नियम। बताओ क्या भैया हमने कोलराउस नियम नहीं पढ़ा? कितना इंपॉर्टेंट है कोलराउस नियम। देखो आपका 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग कोलराउस नियम को भी बहुत अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट सेक्शन में डाल दो। सर फैराडे के नियम, फैराडे के प्रथम नियम भी है हमारे पास, द्वितीय नियम भी है। तो यहां पर देखो 17, 18, 20, 22, 24 यहां लिखा नहीं है, वो अलग की बात है, हमने आपको 2-4 ईयर बता दिए ताकि इससे ये कंफर्म हो गया कि ये आता है। कई ऐसे एनसीईआरटी क्वेश्चंस होते हैं जो कभी पूछे ही नहीं जाते हैं, फिर भी हम उनको रट्टा मार रहे होते हैं। जरूरी नहीं हम उनको पढ़ें क्योंकि वो एग्जाम में आते ही नहीं है। अगर हमको ये पता चल जाए सर क्या आता है तो हम उतना ही पढ़ेंगे, और ये बहुत अच्छी बात होती है सर हम उतना ही पढ़ें क्योंकि उतना ही सफिशिएंट लेवल होता है। पढ़ना तो एक, ना पढ़ना एक अलग बात हो गई। अगर आप ज्यादा पढ़ते हो तो अच्छी बात है, अगर आप लगता है कि हम सफिशिएंट ओरिएंटेड पढ़ें तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट सेक्शन है। फैराडे के हमने द्वितीय नियम की भी बात कर देनी है। फैराडे का द्वितीय नियम भी आप लोगों को देखने मिल जाता है, ईयरली वाइज देख लो, लगातार सालों में पूछे गए हैं, है ना। अगर हम उठा के देख लें 16, 18, आज से नहीं कई सालों से ये कहीं ना कहीं बने हुए क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए आपको थोड़ा सा याद रखना है। आगे देखो सर, अगर हम आगे देखते हैं तो हमारे पास है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक देखेंगे 17, 24 यानी कि ये अगर हम बात करें केमिकल काइनेटिक्स, है ना,
रासायनिक बलगतकी की बात करें, इसमें भी आप लोगों को कुछ खास क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही साथ और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे मानक इलेक्ट्रोड विभव भैया कितना खास है, 16, 18, 20, 22, 24, 25 हर बार, अब पूछा गया 26 में भी। तो इसको कहीं ना कहीं आप देखो हर बार ईयरली में पूछा जाए। अच्छा एक बात सोचो, आप लोगों को एग्जामिनर जो देता है क्वेश्चन, ठीक है ना भाई, एग्जामिनर क्वेश्चन देता है, सही बात है, लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन देगा कहां, सिलेबस के अंदर से। और अगर हमें सिलेबस के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हो तो क्या देगा, है ना, तो आपको तो सब पता ही है। तो ये आप लोगों को याद रखना। नेक्स्ट आ जाता है शून्य कोटि की अपक्रिया। शून्य कोटि के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है प्रथम कोटि की भी, है ना। इसे आप क्या समझते हो, उदाहरण देकर समझाइए। और इसका वेग स्थिरांक व्यंजक कराया गया था ना शून्य कोटि की। देखो बेटा 16, 19, 20, 21, 22, 24 कितना इंपॉर्टेंट, 25, 26 लिख ले भैया, इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा ये वाला क्वेश्चन। क्लियर है, चलो आगे देखो 16, 18, 20, 22, 24 इसमें हमारे पास क्या है, प्रथम कोटि की अपक्रिया। ये प्रथम कोटि की अपक्रिया, जैसा शून्य कोटि है वैसा प्रथम। इसका भी हमारे पास समाकलित वेग यानी कि इसका भी हमारे पास डेरिवेशन कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो डेरिवेशन ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर आगे देखते हैं, सर 17, 18, 20, 24, 25 अगर हम आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर यानी कि कोटि में रिलेशन या डिफरेंस बताने की कोशिश करते हैं तो ये है। अब हमारे पास ये है, अगर मैं इसका अपघटन कर दूं तो कोटि की कीजिए, मतलब कोटि निर्धारित कीजिए। तो आप N2O5 को ब्रेक करेंगे ना, जिससे हम कोटि और आणविकता दोनों की दोनों बताने की क्षमता रख सकते हैं। और कोटि और आणविकता कैसे हमने बताई थी, आप सारे बच्चों को पता होगा, विदिन हमने टिप्स पे बताई है, ठीक है ना। आगे आओ सर, और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है संक्रमण तत्व। क्या है संक्रमण तत्व, यानी कि डी एंड एफ ब्लॉक की कैटेगरी में आते हैं। तो संक्रमण तत्व के बारे में जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़ाए होंगे वो सारे पॉइंट वैलिड होते हैं। अब संक्रमण तत्व के साथ ही साथ उनकी हम क्वालिटी बता सकते हैं, कौन क्या है, कैसे क्या कर रहा है, क्या क्षमता रखता है ना, क्या ऑक्सीकरण संख्या है, क्या उसकी आयरन एंथैल्पी, ये सब कैटेगरी में आता है, संक्रमण तत्व है। अब देखो संक्रमण तत्व कहां बेटा, 14, 24। अब इधर देखो, ये देखो संक्रमण तत्व की विशेषता है, एक्चुअल में संक्रमण तत्व ही तो है। कहां पूछा गया, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 लिख भाई, 26 भी लिख। ये आपका 25 और ये 26। और क्या पूछेगा भाई डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में हमारा डी ब्लॉक की विशेषता ही तो पूछेंगे क्या होता है। तो बेहद इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक बनता है, इससे आप लोगों को ये चीज याद रखनी होगी। आगे देखो सर, आगे आ जाता है, ये वाला हो गया, कोटि और आणविकता को समझाना होगा। तो आणविकता और कोटि दोनों को डिफरेंस करके समझा सकते हैं, 16, 17, 19, 24, 25, 26, है ना। तो ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोटि और आणविकता के साथ। आगे आ जाओ, अब आगे देखो, यहां पर कुछ कारण ऐसे पूछ लिए जाते हैं, अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते, प्रतिचुंबकीय होते, संक्रमण धातु की एंथैल्पी, कलन एंथैल्पी उच्च होती, कम होती है, सर इनके आयन रंगीन होते, रंगहीन होते, क्यों होते, सब बताया गया है। संक्रमण धातु उत्तम उत्प्रेरक कार्य करते हैं, क्यों करते हैं, तो ये देख लो ईयरली वाइज में। ये सब आप लोगों को कब पढ़ाए गए होंगे, जब हमने आपको डी ब्लॉक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था। उस डी ब्लॉक की कैटेगरी में हर एक एलिमेंट की क्वालिटी मैंने बताई थी, कौन किस ब्लॉक में है, कैसा क्या वैलिड पॉइंट है और कौन क्या करता है। ठीक है मेरे दोस्त, आप लोगों को बहुत ध्यान में रखते हुए इन चीजों को पढ़ना पड़ेगा। अब ये मत सोचिएगा कुछ भी उठा के आएंगे और चले जाएंगे। आगे आ जाओ, लेंथेनाइड आंकुचन, मैंने बोला था ना जब पढ़ाया था, लेंथेनाइड आंकुचन बोले या सांकुचन बोले एक ही बात है, हमेशा पूछा जाता है। देख लो एनसीईआरटी भी क्वेश्चन बोलते हैं, 15, 16, 17, 18, 19, 20 लगातार 24, 25, 26 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, इनको आप इंपॉर्टेंट सेक्शन में डाल दो। आगे आ जाता है हमारे पास वर्नर सिद्धांत, ये देख लो, इसमें तो वर्नर सिद्धांत बनता है। वर्नर सिद्धांत के साथ आप लोग वीबीटी देखोगे, समाव्याप्ता भी बहुत ज्यादा पूछी गई, तो कम से कम 3 से 4 समाव्याप्ता मैंने आप वैसे तो सारी लिखा ही है, समाव्याप्ता भी जो आप लोगों को पूछोगे वो आप लोगों को क्या करना है, इंपॉर्टेंट सेक्शन में मार के विद इन उसके एग्जाम्पल के साथ लिख देंगे तो सारे के सारे मार्क्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को इनको ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्लियर है। चलो वीबीटी भी आप लोगों से पूछी जाएगी, ईयरली देख लो। वीबीटी हमारे लिए संयोजकता आबंध सिद्धांत जिसे कहते हैं, वीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये मान लो कि अगर हमारे पास उपसय संयोजक चैप्टर बन रहा है तो आईयूपीएसी, वीबीटी, सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत जो अभी पढ़ा आपने, अभी आगे देखोगे, है ना, और आपका वर्नर थ्योरी, इनसे अगर क्वेश्चन बना ही नहीं तो फिर चैप्टर में बना क्या, यही तो है चैप्टर में मेन पॉइंट। इनकी रीढ़ की हड्डी पकड़ लो मेरे भाई। आगे देखो, हेलो एल्केन में देखते हैं तो SN1 SN2
इनमें आप लोगों को जाना पड़ेगा लगातार ईयरली में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, लगातार पूछे जाने वाले। हेलो एल्केन में SN1 SN2, ठीक है। पूरा रट्टा मारो भाई तगड़े लेवल से। अब इसमें बहुत सारे सम्मिलित समीकरण जैसे, है ना, समीकरण देखने को मिलेंगे आप लोगों को। अब जैसे हमारे पास यहां पर आ जाता है क्या बेटा, इथेनॉल बनाने की औद्योगिक वर्णन कीजिए, रासायनिक विधि लिखिए, है ना बेटा, और मेथेनॉल एथेनॉल में परिवर्तित कैसे हो जाता है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये वाला वैलिड पॉइंट आप लोगों को उठा के देखना है, ठीक है ना, लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चन से। आगे देखो, ये हमारे पास कुछ ऐसी 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, यहां पर देखो ये इनकी उपस्थिति में जब रिएक्शन करता है, क्या हमने क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन रासायनिक विधियां नहीं कराई? क्या मैंने आपको माइंड मैप नहीं दिया ना सर? उन पे ही बिहाफ पर तो क्वेश्चंस बनने हैं, उनके बिहाफ पर ही तो आप लोग सारा कुछ करके आओगे। तो यहाँ देख लेंगे सर, यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन है, इन पदों को क्या करना भैया देख लो, ये नेमिंग रिएक्शन का पार्ट है, मैंने सारी रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन में करवाई है। तो आप नेमिंग रिएक्शन में उठा को देखो, ये सारी रिएक्शन आप लोगों को देखने को मिल जाती है। आगे आ जाता है ये भी नेमिंग रिएक्शन में, तो ये वाला भी पार्ट मैंने कराया। देखो भाई कितना पूछा गया, 18, 22, 21, 22, 24, 25 एनसीईआरटी क्वेश्चंस में भी डायरेक्ट पूछा जाता है। तो ये वो टॉपिक हुए जो हर बार एग्जाम में आते हैं, और आप कैसे छोड़ रहे हो, तो मेरे भाई बिल्कुल ध्यान रखना, एक एक चीज पढ़ते हुए चलना है, कुछ नहीं छोड़ना है अगर आपको टॉपर बनना है, ठीक है ना। आगे देखो, ये फिर से आप लोगों की नेमिंग रिएक्शन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कार्बेल, युग्मन, अमोनी, एफिटलिन, और ये आपका गैब्रिथेलामाइड, बहुत तगड़ी रिएक्शन सर। आरएनए, ध्यान से देखो भैया, आरएनए का संक्षिप्त टिप्पणी करना है। आरएनए डीएनए है ना, इनमें आप लोगों को जैव अणु में पढ़ाया जाता है ना, नहीं पढ़ाया गया तो पढ़ाया जाएगा, है ना, पढ़ चुके हो तो याद रखना है। तो यहां पर ये क्वेश्चन आरएनए से बनता है। आरएनए का कमेंट करोगे, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, आरएनए और हमारा डीएनए, आरएनए कहां पाया जाता है और डीएनए कहां पाया जाता है, दोनों हमें कमेंट में फुल फॉर्म के साथ @ लगाकर बताना है, ठीक है ना। आगे देखो, आगे आ जाता है प्रोटीन के मुख्य सोर्सेस बताने हैं। जब आप प्रोटीन पढ़ते हो, किससे क्या मिलता है, क्या हमारे लिए सहायक है, क्या हमें खाना चाहिए, क्या किससे कितना प्रोटीन मिलता है, ये लिख सकते हो। प्रोटीन का हमारे भोजन में क्या महत्व, अगर हम प्रोटीन लेते हैं तो हमारे लिए क्या लाभदायक है। तो आप देखो 15, 18, 19, 20, है ना, और 2024, 25, 26 सब में पूछा जाता है। और क्या पूछेगा, आगे देखो, ग्लूकोज फ्रक्टोज में विभेद बताना है, यानी कि आप जानते हो उनके अणु सूत्र तो समान होते हैं, अब इनकी संरचनाएं बनाओ, विभेद बताओ, कौन कार्बन से क्या जुड़ा होता है, कैसी स्ट्रक्चर होती, जितने भी आप विभेद कर सकते हो, अंतर बता सकते हो, दोनों डिफरेंस क्रिएट करके लिख देना। तो ये देख लो भैया, आप लोगों को लगातार ईयरली में पूछा गया, ठीक है। चलो आगे देखो, न्यूक्लिक अम्ल, जिसको आप लोग शॉर्ट में ए कहते हो, ए को न्यूक्लिक एसिड, सॉरी एमिनो एसिड कहते हैं सर, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, ये दो प्रकार के कार्य करता है, 24, 20, 18, 19, 16 एनसीईआरटी क्वेश्चन भी न्यूक्लिक एसिड से पूछा गया। बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड में पॉइंट्स पढ़ाए जाते हैं, जिन्होंने पढ़ लिए अच्छी बात, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो इंतजार करें, मैं आपको पढ़ाऊंगा। न्यूक्लिक एसिड, एमिनो एसिड, है ना, हार्मोन्स, प्रोटीन्स, विटामिन, जितनी भी चीजें होंगी पढ़ाएंगे। बाकी जो बायो वाले होंगे उनका तो पढ़ा होगा, ठीक है ना। चलो आगे देखो, प्रोटीन का विकृतीकरण, यानी कि प्रोटीन हमारे लिए विकृतीकरण होने के बाद हमारा कैसा होता है, वो प्रोटीन में वो जैविक क्रियाएं बचती हैं, सक्रिय होता है नहीं होता है, ये सारी की सारी चीजें प्रोटीन में पढ़ेंगे। ये भी आपका कॉन्टिन्यूअसली ईयरली में पूछा गया है, यानी कि प्रीवियस ईयर में देखें तो आपको ये सारी के सारी क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। आगे आ जाओ, आगे हमारे पास है ग्लूकोज की, अगर हम संरचना लिखें, 3 रासायनिक समीकरण का वर्णन कीजिए, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और होना सिद्ध है कि नहीं। ये क्वेश्चन हमारा ग्लूकोज के लिए बहुत ज्यादा बनता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लो भैया ईयरली कितना ज्यादा पूछा गया है ना, बहुत ज्यादा पूछा गया, इतनी सालों में पूछा गया लगातार, आप लोगों को याद रखना है किस तरीके से क्वेश्चन बनना है। फिर हमारे पास कुछ विटामिन के सोर्सेस बनाने हैं, और वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा नहीं विटामिन हर साल पूछा जाता है, मतलब मैं बोलूं तो एवरी ईयर, क्या बेटा, एवरी ईयर पूछा जाता है, एवरी ईयर पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, क्लियर है, हर साल पूछा जाता है कि हमारे पास विटामिन के सोर्सेस क्या हैं, उनसे अगर हम निजात पाना चाहते हैं, हमें कोई बीमारी हो जाती तो हमें क्या खाना चाहिए, ये भी, ठीक है। आगे आओ, तो मेरा भाई समरी थी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और वो जो क्वेश्चंस होंगे किसके लिए, डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम,
डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो मेरे भाई आप लोगों से एक ही निवेदन है कि जितने मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं उसको आप लोगों को पूरी तरीके से कंप्लीट करना होगा। एक एक चीज आपको ध्यान से देखनी होगी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हर एक पॉइंट को वैलिड मानकर आपको बढ़िया अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करनी है ताकि आप अपने सुंदर से नंबर को अपनी मार्कशीट में देख पाएं। तब तक के लिए हमारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए, मतलब इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए क्या दिक्कत आ रही, क्या समस्या आ रही, कमेंट में बताइए और बताइए कि सर हमको इस चीज की डिमांड है। मैं आप लोगों के सामने उस चीज का एक प्रॉपर वीडियो बनाकर आपको शेयर करूंगा ताकि हमारे दोस्तों का, हमारे छोटे भाइयों और बहनों का पूरी तरीके से काम कंप्लीट हो जाए और बढ़िया से नंबर ला पाए, स्टेट रैंकर्स निकाल पाए। ठीक है मेरे भाई, ऑल द बेस्ट, लव यू टू ऑल, जय हिंद।